हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 12। अब हमारा जो 12 चैप्टर है वो उसका नाम क्या है? विद्युत तथा परिपथ। हम यहाँ पर जानेंगे विद्युत क्या होता है और उसका कौन कौन से उसके परिपथ होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं, हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल को बाहर निकालने में करते हैं। तो जो हमारी ज़मीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी के पहुंचाने के लिए करते हैं। हम देखते हैं अधिकतर हम क्या करते हैं, जो हमारे घरों पर सबके यहाँ पर एक मोटर होती है पानी की, जिसके द्वारा उसमें क्या होती है विद्युत, और उस विद्युत के द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारा नीचे पानी आता है, जो हमारा जल रहता है, उसको हम क्या करते हैं, हमारा वहाँ से जल जो हमारा ट्रांसफ़र करके हम उसको कहाँ पहुँचाते हैं, टंकी तक पहुँचाते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं? तो हम यहाँ पर हम कौन कौन से कार्य करते हैं, हम उनकी एक नोटबुक में सूची बना सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग किस तरह सम्मिलित है। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में बल्ब होता है, जब इसकी स्विच दबाते हैं तो यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है, हम इसके बारे में जानेंगे। अधिकतर तो हम देखते हैं कि जो हमें विद्युत कहाँ से मिलती है, जो हमारे घर के आसपास जो बिजली घर होते हैं, हमें वहाँ से विद्युत प्राप्त होती है। और जो हमारा एक टॉर्च होती है, टॉर्च से हमें जो विद्युत उस टॉर्च में कैसे आती है, तो हम उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं विद्युत सेल। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से विद्युत मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोतों के रूप में अलार्म घड़ी और कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके एक और धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क चक्रिका होती है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की जो ऋण का वो है सिरा, कौन सा कहलाता है? डिस्क वाला सिरा ऋणात्मक सिरा कहलाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे धातु का सेल है, इसमें ये ऊपर वाला कौन सा है पार्ट धातु का, जो हमें धनात्मक सिरा, और ये जो नीचे वाला पार्ट है कौन सा है, ऋणात्मक सिरा कहलाता है। ये हमारा विद्युत सेल है। हम इसको यहाँ पर सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक होता है, उसको क्या कहता है, टर्मिनल सिरा, तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, उस विद्युत सेल को नए विद्युत सेल में बदलना पड़ता है हमको। और टॉर्च के बल्ब में एक कांच, एक भारी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है, हम उसके बारे में भी यहाँ पर देखेंगे। अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमें यहाँ कुछ चेतावनी भी देखने को मिलती है। आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकता है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाता है तो गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि सुबह जनित्र जो पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न भी विद्युत इतनी ही खतरनाक होती है जितनी कि विद्युत साधारण विद्युत होती है, जो केवल साधारण बैटरी का उपयोग करना चाहिए। इसलिए कभी भी अगर हम उपयोग करते हैं तो हमें कौन सी साधारण जो बैटरी है उनका उपयोग करना चाहिए, या फिर हम विद्युत का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप फर्स्ट, तो हम यहाँ पर क्रियाकलाप फर्स्ट करते हैं। एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए, आप यहाँ अपने इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। क्या आप देखते हैं कि क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? अब टॉर्च का स्विच जो है दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं।
क्या कहलाता है, जिससे हमें प्रकाश मिलता है, जिस तार से प्रकाश उत्सर्जित होता है वो तार क्या कहलाता है, तंतु कहलाता है। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है, जिसे हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक छोटा मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा, धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल है। अब हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इसके दो हमें टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को ना छुए। घरों में उपयोग होने वाले बल्ब, विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते। इनमें ये दोनों टर्मिनल क्यों होते? अब हमने देखा, अभी तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमें घर में जो इस्तेमाल किए जाते हैं बल्ब, उनमें भी हमें क्या दिखाई देता है, दो टर्मिनल होते। अब वो दो टर्मिनल क्यों होते हैं, हम उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चेतावनी देख लेते हैं। हमें यहाँ पर ये जो डायग्राम देखने को मिल रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये इसका तंतु है जिससे हमें प्रकाश मिलता है, और इनकी यहाँ पर ये क्या लगे होते हैं, टर्मिनल लगे होते हैं। अब हम यहाँ पर इसकी चेतावनी देखेंगे। विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि ना मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और जो सेल कार्य करना बंद कर देगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब कैसा होता है। तो आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्यमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं, तो हम किस प्रकार कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्रियाकलाप 2 करके देखेंगे। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े को दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा। दोनों तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे 2 बल्ब से जोड़ दीजिए। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमें जो तार, एक सेल दिखाई दे रहा है, इसमें हमें 2 तार दिखाई दे रहे हैं। 2 तारों से जुड़ू कौन सा, ये विद्युत सेल है। अब हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं, बल्ब के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा बल्ब और हमारा जो विद्युत सेल के 2 तार थे, हम इनको आपस में यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ते हैं इन तारों को। और जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विद्युत रोधी टेप, बिजली के मिस्त्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली, और सेल के लिए रबड़ बैंड या टेप का उपयोग भी हम कर सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 विभिन्न ढंगों से जोड़िए, जैसा कि हमें यहाँ पर चित्र में दिखाया गया, ए से लेकर एफ तक। प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है या नहीं। प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या नहीं लिखना है हमको। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अब व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जिनमें बल्ब दीप्त होता है। इन व्यवस्थाओं की तुलना में दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं? विद्युत सेल के एक टर्मिनल का प्रारंभ करके हम देखते हैं कि अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक लाइए। इस कार्य को कैसे हम व्यवस्थित करके दोहरा सकते हैं? उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है। तो उससे क्या होता है हमारा, अब हम देखेंगे विद्युत परिपथ। हमारा विद्युत परिपथ क्या होता है। क्रियाकलाप हम यहाँ पर क्या करेंगे, विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के किनारों के दूसरे जो टर्मिनल से जोड़ेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमने ये 2 तार को, यहाँ पर जो विद्युत सेल के 2 तार है और बल्ब के 2 तार को जोड़ा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर हमें बल्ब का दीप्त दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर जोड़ा तो ये क्या हो रहा है, बल्ब दीप्त नहीं हो रहा। फिर यहाँ पर भी नहीं हो रहेगा, ऐसे यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, हमें डी में भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है, विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने के विभिन्न व्यवस्थाएं कि हम किस प्रकार से इनको जोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के जो 2 टर्मिनल बल्ब के 2 टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। जब हम 2 टर्मिनल को
जो दो टर्मिनल के तार होते हैं किसके, बल्ब के और विद्युत सेल के, अगर हम उनको साथ में एक साथ जोड़ते हैं तो ये क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे कि हम जब हमारा जो विद्युत सेल होता है, जब हम उसको बल्ब के दो जो टर्मिनल होते हैं उनसे जोड़ते हैं तो तभी वो हमारा जो विद्युत सेल क्या करता है, धारा प्रवाहित करता है, और वो हमें उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहलाता है। किसी विद्युत परिपथ को हम कैसे जान सकते हैं, यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा कौन सी होती है विद्युत सेल में, हमने देखा था प्लस वाला जो रहता है वो धनात्मक सिरा क्या कहलाता है, टर्मिनल, धनात्मक टर्मिनल कहलाता है, और जो नीचे वाला रहता है वो ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है या बल्ब को दीप्तमान करती है, यानी कि उसमें रोशनी लाती है या विद्युत पैदा करती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होते। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए तथा इसका जो तंतु का अक्षुण है। अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये हम क्या देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर विद्युत सेल और जो हमारा यहाँ पर बल्ब के जो टर्मिनल है और विद्युत सेल के जो टर्मिनल है उनको हमने आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया, और उनसे क्या हो रहा है, हमको यहाँ पर धारा प्रवाहित होती हुई दिखाई दे रही है। ये क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ की धारा की दिशा दिखाई दे रही है हमको। अब हम यहाँ देखेंगे विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब और तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है, इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तमान नहीं हो पाता। जैसे कि हमारा जो बल्ब है, बल्ब के जो हमने टर्मिनल देखे, अगर उसका जो तंतु है वो खंडित हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जब हम विद्युत सेल लगाते हैं तो उसके द्वारा धारा उसमें प्रवाहित नहीं हो सकती और वो क्या हो जाती है, हमारा विद्युत धारा वहीं पर रुक जाती है और वो दीप्तमान नहीं हो पाता। अब हम यहाँ पर हमने देखा है कि जो हमारा BCDE आपके प्रयास करने के बल्ब दीप्तमान क्यों नहीं होता। अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर हम बल्ब को दीप्तमान कैसे किया जा सकता है। अब आपके लिए हम एक टार्च बनाना पसंद करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्रियाकलाप 3। एक टार्च बल्ब तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों को प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। दर्शाइए कि अनुसार तार के एक सिरों को बल्ब की धातु के ढांचे की ओर रख देंगे। अब हम यहाँ पर अब हमने क्या किया, इसके ऊपर इसके आसपास लपेट देंगे हम इसको। तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रख देंगे। क्या बल्ब दीप्तमान होता है? अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए। क्या अब बल्ब अभी भी प्रकाशित है? क्या टॉर्च को ऑन ऑफ करने के समान नहीं है? अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर हमने इसको क्या किया, यहाँ पर घर में तैयार करा हमने एक टॉर्च को। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया है, ये जो हमारा यहाँ पर विद्युत जो सेल है, हमने इसके एक सिरे को तो हमने क्या किया, इससे लपेट दिया है बल्ब से, और एक जो सिरा था उसका ऋणात्मक, उससे हमने इसको भी यहाँ पर जोड़ दिया रबड़ बैंड की सहायता से। अब यहाँ पर है पहेली के पास बल्ब तथा सेल जोड़ने की दूसरी व्यवस्था है। क्या इस व्यवस्था से बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, इसको भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब हम जानेंगे किसके बारे में, विद्युत स्विच होता है क्या, विद्युत स्विच के बारे में जानेंगे। अभी हमने क्या देखा था, विद्युत परिपथ क्या होता है और विद्युत धारा क्या होती है। घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन तथा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इस उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा स्विच बनाएंगे। पहले वाला क्या था, हमारे लिए सुविधाजनक नहीं था, तो हम यहाँ पर क्रियाकलाप 4 करेंगे। आप 2 ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप, 2 तारे का थर्मोकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्मोकोल शीट पर गाड़ दीजिए, जैसा कि हमें यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है सुरक्षा पिन, ये साधारण स्विच बना रहे हैं।
आप दूसरी ड्राइंग पिन को थर्माकोल शीट पर इस तरह लगाइए कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में हमारा जो स्विच होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को हम यहाँ पर दर्शाएंगे कि जोड़कर हम परिपथ को पूरा कर लेंगे। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाएं कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। अब हम यहाँ पर जो हम देखेंगे ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए। क्या यह बल्ब पर जलता रहता है या नहीं जलेगा? अब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है, तब वहां दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। अब इस स्थिति में स्विच को ऑन ऑफ कहते हैं। स्विच को ऑन कहते हैं क्योंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने दे रहा है। विद्युत परिपथ को पूरा हो जाता है। इस प्रकार बल्ब क्या होता है, दीप्तमान हो जाता है। जब उसमें से धारा प्रवाहित हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, जो हमारा बल्ब है दीप्तमान हो जाता है। हमने यहाँ देखा स्विच सहित विद्युत परिपथ। यहाँ पर ही हमें स्विच दिखाई दे रहे हैं और स्विच के सहित हमें क्या दिखाई दे रहा है, विद्युत परिपथ दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ऑन स्थिति में स्विच, ऑन जो हमारी स्थिति उसमें स्विच दिखाई दे रहा है हमें। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो विद्युत बल्ब दीप्तमान नहीं होता। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता तथा परिपथ पूरा नहीं होता। इस दिशा को क्या कहते हैं, स्विच ऑफ कहलाता है। जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाया गया है चित्र में कि स्विच ऑफ कैसा दर्शाया गया है। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे घर में हम क्या करते हैं, पंखे को चलाने के लिए, हम ट्यूबलाइट को जलाने के लिए, हमारे बल्ब को जलाने के लिए, हम सभी के लिए किसका उपयोग करते हैं, हम यहाँ पर स्विच बोर्ड का उपयोग करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उनके डिज़ाइन जटिल होते हैं। उनको डिज़ाइन करना क्या होता है, जटिल होता है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक के बारे में हम जानेंगे। हमने अपने क्रियाकलाप परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार का उपयोग किया था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, टॉर्च का आंतरिक आरेख दिखाई दे रहा है। हमें टॉर्च का आंतरिक आरेख दिखाई दे रहा है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, परावर्तक, बल्ब, प्लास्टिक का आवरण, विद्युत सेल, स्लाइड स्विच, और ये हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, पूरा जो हमारा टॉर्च का आंतरिक आरेख बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसके बारे में जानेंगे। परिपथ बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, धातु के सिरे को तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। अब हम यहाँ पर इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तमान होगा या नहीं, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है, अब हम इसका भी पता लगाएंगे। तो हम इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 4 के लिए एक प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको ए के अनुसार 2 स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों को दोनों सिरों को एक दूसरे से समीप लाए ताकि एक दूसरे को स्पर्श करे। अब बल्ब जल उठता है। अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। ये विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं या नहीं, हम इसके बारे में यहाँ पर जानकारी कर सकते हैं। हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर ये इसमें से जो है हमारा बल्ब दीप्तमान हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे सिक्के, कॉर्क, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का सेल, लकड़ी का गुटका, एल्यूमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्माकोल, कागज तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्र कीजिए। चालक परिक्षेत्र के तारों को स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श करें। ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श ना करें। क्या हर बार बल्ब जलता है या नहीं जलता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, हम जो सारणी हमारी, हम इसमें देखेंगे विद्युत चालक और विद्युत रोधक के बारे में। स्विच के स्थान पर उपयोग की गई वस्तुएं, पदार्थ जिसका हम यहाँ पर जिससे बनाए बल्ब जलता है या नहीं। अब चाबी है, चाबी क्या एक धातु, इससे बल्ब जलता है। रबड़, इरेजर, रबड़ क्या है, यहाँ पर हमें एक धातु दिखाई दे रही है, इससे क्या होता है, बल्ब नहीं जलता। ऐसे ही प्लास्टिक की स्केल है, इससे हमारा बल्ब जलता है या नहीं जलता। माचिस की तीली लकड़ी की होती है। कांच की चूड़ी, ये कांच से होती है। और जो हमारी लोहे की खील, ये धातु से मिलकर बनी होती है। इनसे बल्ब जलता है या नहीं जलता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।
अब हम आगे पढ़ते हैं कि आप जानते हैं कि परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों को स्वतंत्र सिरे लगाने पर हम बल्ब को दीप्तमान नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देता। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक कहलाते हैं। जिस पदार्थ के अंदर से क्या होती है? धारा प्रवाहित हो जाती है, वो क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक। और जिन पदार्थों के अंदर से क्या होता है? धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, वो क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधक। जो विद्युत को अपने अंदर रोक कर रखते हैं, वो धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, ये क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधक कहलाते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत चालक हैं, उन पदार्थों के जो विद्युत रोधक हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं विद्युत चालक कौन से पदार्थ होते हैं, विद्युत रोधक कौन से पदार्थ होते हैं। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपने क्या निष्कर्ष निकाला? कौन से पदार्थ विद्युत चालक है और कौन से विद्युत रोधक? तो हम यहाँ पर विद्युत चालक को चमकदार होते हैं और विद्युत रोधक कैसे होते हैं? जिनमें चमक नहीं होती। ये हम यहाँ पर कौन से में जो हमारा अध्याय 4 है हम उसमें पढ़ चुके हैं कि जो हमारा चमकदार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमिनियम तथा अन्य धातुएं प्रयोग में ली जाती है। अब हम यहाँ पर जो हमने क्रियाकलाप 4 है उसका हम स्मरण करेंगे फिर से। स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या 2 ड्राइंग पिन थर्माकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे? परंतु आप जानते हैं कि थर्माकोल एक विद्युत रोधक है। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है? चूंकि स्विच के 2 ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तमान नहीं होता। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक होती है। जो हमारी वायु होती है वो भी क्या होती है? विद्युत रोधक होती है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच विद्युत बल्ब सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरा और विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग को स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श करते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग होता है। क्योंकि रबड़ क्या होता है? विद्युत रोधक होता है, जो धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, जिससे हमें करंट लगने का डर नहीं रहता है। और जो हमारा प्लास्टिक होता है वो भी क्या करता है? धारा को प्रवाहित होने नहीं देता, वो भी क्या होता है? विद्युत रोधक होता है, इसलिए उससे भी करंट लगने का डर नहीं होता। अब हमें एक चेतावनी दे रखी है, हम उसको समझते हैं। आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरती है, क्योंकि हमारे अंदर भी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि एक विद्युत चालक है, तो इसलिए हमें सावधानी से उपयोग करना चाहिए। अब हम यहाँ कुछ शब्द देखेंगे, जैसे कि हम देखते हैं बल्ब हमने देखा था। बल्ब क्या होता है? हम अधिकतर हमारे घरों में बल्ब का यूज़ करते हैं। हम बल्ब आपने सभी ने देखा होगा। विद्युत चालक क्या होते हैं? जो धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं, वो विद्युत चालक कहलाते हैं। विद्युत सेल अभी हमने देखा था। विद्युत सेल हम किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हमें क्या मिलती है? धारा मिलती है, वो क्या कहलाते हैं? विद्युत सेल। विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ के बारे में हमने जाना। तंतु, विद्युत रोधक, स्विच और टर्मिनल, इन सारे शब्दों का हमने अच्छे से यहाँ पर वर्णन किया है इस चैप्टर में। अब हम यहाँ इसका सारांश देख लेते हैं। विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। एक कौन सा होता है? धनात्मक टर्मिनल, और एक ऋणात्मक टर्मिनल होता है। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब क्या होता है? दीप्त हो उठता है, यानी वो ऊर्जा या रोशनी उत्पन्न करता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है वो क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक कहलाते हैं। और जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो जाती वो क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधक कहलाते हैं। एक युक्ति जो परिपथ तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? स्विच कहलाती है, जो क्या करती है? परिपथ को तोड़ने का काम करती है। एक विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक और ऋणात्मक। अब हम यहाँ पर सही और गलत देखेंगे। विद्युत धारा धातुओं से
होकर प्रवाहित हो सकती है। तो ये राइट है या रॉन्ग है। विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है। आप ये इन क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। व्याख्या कीजिए कि चित्र हमें दर्शाया गया है इसमें व्यवस्था जो बल्ब को कि ये दीप्तमान है या नहीं। अब हमें यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें हमें दर्शाया गया है कि आर्य को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब दीप्तमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। अब हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है, विद्युत स्विच को उपयोग करने के लिए क्या प्रयोजन है। कुछ विद्युत संधियों के नाम बताइए जिनमें स्विच उनके अंदर से ही निर्मित होते हैं। तो हम यहाँ पर इन क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। हमें यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चंस दिए। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा सुरक्षा पिन के बारे में हमें दिया हुआ है। सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दे तो क्या बल्ब दीप्तमान होगा। हमें यह दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये परिपथ में बल्ब दीप्तमान होगा या नहीं होगा। किसी वस्तु के साथ चालक परिक्षेत्र का उपयोग करके यहाँ देखा जाता है कि बल्ब दीप्तमान होता है। इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक या विद्युत रोधक है। आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे कि पेचकस, प्लायर्स के हत्थों पर प्रिया प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं। क्या आप इसका कारण समझ सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्लास्टिक और रबड़ होता है उनके अंदर से क्या होती है, जो धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वो क्या होते हैं, विद्युत रोधक होते हैं। तो इसलिए उनका उपयोग हम कर सकते हैं क्योंकि हम उनसे क्या होते हैं, हमें एक सुविधा रहती है, हम उनसे करंट का उनसे हमें डर नहीं रहता है और हमें उनसे जो बिजली का झटका नहीं लग सकता, हम उससे सुरक्षित रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे विद्युत मिस्त्री हैं उनका उपयोग करते हैं। बाकी के जो सारे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।